पिक्स के पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। राजनीति पर बात करते हैं, समाज में परिवर्तन लाने वालों से बात करते हैं। आज पॉडकास्ट में मेरे खास मेहमान हैं, वो जो सरहदों पर देश के लिए मर मिटते हैं। कारगिल का युद्ध हम सबको याद है, और इस कारगिल युद्ध के हीरो रहे, वहां के साक्षी रहे। उन ऊंची पहाड़ियों पर विषम हालातों में जो लड़े, झुंझुनू के धनूरी से एक ऐसे ही जांबाज इकराज नबी आज हमारे इस पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं। हम उनका सबसे पहले स्वागत करेंगे। आप कारगिल हीरो इकराज नबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में। थैंक यू सर। जी, इकराज नबी जी, कारगिल का जो युद्ध है, उसकी जो विजय है, वो हमारे देश के लिए गर्व की बात है, और आप इस युद्ध के साक्षी रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप तैनात रहे फौज में, ये पूरा कारगिल युद्ध देखा, इस युद्ध से पहले भी आपने 2 आतंकवादियों को मार गिराया और आप गोलियों से छलनी हो गए थे। आपको काफ़ी गंभीर आपको हालत रही थी। थोड़ा-सा दर्शक सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन मैं उससे पहले दर्शकों को बता देता हूँ कि राजस्थान के झुंझुनू का वो जो धनूरी गाँव है, वो वीरों का गाँव है। इस गाँव में 17 से ज़्यादा कायम खानी शहीद हुए हैं इस देश में, इस वतन की सुरक्षा में, इस वतन की रक्षा के लिए। इकराज नबी जी, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से उस इलाके में जब आप तैनात थे, तो किस तरह के हालात रहे थे उस वक़्त? जी। जी, मैं 3 मार्च 95 में जी, 12 आरआर के अंदर मैं तैनात था वहाँ पर एज ए मौलवी की तरह से। जी, और वहाँ पर हम सर्चिंग के दौरान हमको जाना पड़ा था। जैसे सीओ साहब ने बोला कि आप भी मौलवी साहब जाइए, जी। तो मैं अपनी टीम के साथ में वहाँ गया, उनका हौसला अफजाई की। ये जगह कहाँ की? कश्मीर की? ये कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट है, गुंदो तहसील गुंदो है। जी, 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 12 आरआर, जी, डोडा डिस्ट्रिक्ट जी, और गुंदो जो तहसील है उनकी, वहाँ पर था ये सर। जी, तो उस वक्त में हम सफर से उतर रहे थे, नहीं पहाड़ी से उतर रहे थे। उस टाइम में हमारे ऊपर उग्रवादियों ने अम्बुश लगा लिया था। जी, और लास्ट में जब उतर रहे थे, तो मेरे पीछे से एक उग्रवादी ने मेरे जंपी पाई, जी, और उसके साथ में मैं चौंका और हल्ला किया। तो उसने जी, मेरी राइफल को पकड़ा। फिर मैंने राइफल को छुटा के मैंने उसको राइफल की उसके मुंह पे मारी। जी, उसने मेरे को मारी। जब जैसे पीछे हटा, तो जी, मेरे एक गोली मारी, तो मेरे चेस्ट में यहाँ पर जो जी, सेफ्टी जो लगा हुआ था उस पे लगी। मैंने फिर अपनी बंदूक से 2 आदमी सामने खड़े थे, उनको दोनों को मैंने मारा। जी। 2 तीसरा आदमी ने मेरे आतंकवादियों को आपने वहीं ढेर कर दिया। 2 आदमी मैंने वहीं ढेर कर दिया। जी, तीसरा जो था मेरे को, फिर उसने गोली लगाया, मारा मेरे को। तो जी, मेरे सेफ्टी बेल्ट जो थी जी, उसपे लगा। फिर मेरे 3 गोली मेरे राइट हाथ में लगी और जी। 5 गोली मेरे पाँव में लगी। फिर मैं नीचे गिर गया। तो उसके बाद में मेरे को 2 घंटे तक वहाँ बराबर फायरिंग चलता रहा। हमारी टीम है वो फायरिंग होता रहा। और इस उसके बीच बाद आप 2 घंटे लहूलुहान हालात में वहीं पर, और 2 आतंकवादी बिल्कुल जो आपने ढेर किए, वो भी वहीं गिरे पड़े वही थे। वो भी वहीं पड़े हुए थे, और मैं लहूलुहान हो गया, बिल्कुल एकदम सल हो गए थे, यानी कि मैं डेड हो चुका था उस टाइम में। जी, जी, यानी कि मुझे ये होश नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है। जी, फिर 2 घंटे के बाद में अपनी टीम आई, मेरे को वहाँ से पहाड़ी से नीचे लेकर के आई, जी, अपनी बेसमेंट पे लेके आई। फिर रात को उन्होंने जो अपना फर्स्ट एड किया, उसके फिर अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने जी, मेरे को जो अपने बेस हॉस्पिटल जी, वहाँ मेरे बाई हेली में उसे लेकर गए, जी। उधमपुर जो लेकिन बेस। वो जो पूरी रात आपके शरीर में जो 8 गोलियाँ हाथ और पैरों में लगी थी, उनको तो बाहर नहीं निकाला जा सका होगा? नहीं, नहीं, उसको नहीं निकाला। वो मैं कराता रहा रात भर, लेकिन वो मेरे को इस तरीके से इंजेक्शन दे दिए गए ताकि मैं जी, बिल्कुल बेहोश हो गया था। जी, अर्ली जी, मॉर्निंग फिर दूसरे दिन मेरे को जो है वो 4 मार्च को जी, 4 मार्च को मुझे फिर अर्ली मॉर्निंग मेरे को हेली से लेकर गए। जी। तो हेली मतलब उस पहाड़ी से हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर, नीचे लाए, जी, बेस जी, बेस हेलीकॉप्टर बेस कैंप में आपको। बेस जी। कैंप में लेकर गए। जी, जी। बहुत बहादुरी अब का काम है। हम सैल्यूट करते हैं हमारे तमाम श्रोताओं, ये जो सुन रहे हैं, ये वो दास्तान है जो इकरार नबी जी सुना रहे हैं कि जब 1995 में किस तरह से इन्होंने वहाँ पर 2 हमले के दौरान 2 आतंकियों को वहीं पर ढेर कर दिया और खुद लहूलुहान हुए। 8 गोलियाँ इनको लगी, और पूरी रात किस तरह से इन्होंने उन 8 गोलियों को अपने भीतर समाए हुए कैसे इन्होंने पूरी रात को बिताई, और फिर अगले दिन सुबह, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ थी, मौसम जिस तरह का था, तो रात को ले जाया नहीं जा सकता था।
तो इनको जो भी प्राइमरी जो ट्रीटमेंट फौज की कैंप में दिया जाता है वो दिया गया। फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग इनको वहां से लाया गया और फिर इनका इलाज हुआ। कितने दिन तक आपको साथ फिर आप अस्पताल में रहे नबी साहब? मैं 3 महीने कंटिन्यू वहाँ हॉस्पिटल में रहा। जी उसके बाद मुझे सिक लीव वगैरह दिया गया। जी फिर मैं अपने जो पहली अपनी सिस्टरिंग लेडी है उसके अंदर मुझे भेज दिया गया वापस में। जी जी अब जब ये कारगिल का जो हमारी यूनिट पहुंची थी द्रास में, जी जो डिस्ट्रिक्ट जो कारगिल है जी उसके अंदर द्रास सेक्टर जहाँ ये लड़ाई हुआ था जी वहाँ हमारी पलटन को भेजा गया। जी और ये आपको जो आप पहले आप चोटी जो आप घायल हुए, जो आपका हमला हुआ, ये उसके ठीक 4 साल बाद है, 1999 की बात है फिर। जी जी 4 साल जी के बाद में अब मैंने मौलवी के लिए था कि मैं जी कैटेगरी अलाउ नहीं था हाई एल्टी में, लेकिन मैं एज ए मौलवी के नाते जी और अपने वतन को अपनी जी शान आन बान शान के लिए मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मैं हाई एल्टी के अंदर फिर मैं जाना स्वीकार किया कि नहीं साहब मैं अपनी यूनिट के साथ चलूंगा। तो जी फिर मैं अपने अपनी जो उस वतन के लिए मैंने अपना सब चीज को छोड़ करके मैं वहाँ उनके यूनिट के साथ में चला गया। और आप उस अब उच्चतम चोटी तक गए जहां पर ये पूरा कारगिल युद्ध हुआ? जी मैं उसके बाद में जैसे कि ये 6 और 7 मई को हमारी पहली टीम जो है जी वो बटाली यहाँ से गई थी दराज से। जी और जो पड़ती है कारगिल के अंदर जी एक जो पाकिस्तान का जो जगह है वहाँ वहाँ अपने जो पोस्ट है वहाँ अपना पोस्ट पे वो आ गए थे। तो जी हमारी फायरिंग टीम वहाँ जाकर के जो उनको खदेड़ने की कोशिश की तो उस टाइम में हमारे जो 3 आदमी हमारे जो जवान शहीद हो गए थे उस वक्त में। जी 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 तो फर्स्ट में ये 6 और 7 मई का ये वाकया है। उसके जी बाद में उनमें से 3 डेड बॉडी को 7 मई को लाया गया, जिसके जी अंदर 2 हमारे राजपूत, एक राजपूत कौम के थे, एक जाट के थे और जी एक मुस्लिम, तीनों के अलग अलग थे वो। जी तो 2 का हमने दरास में जो है, एक तो राजपूत थे उनको हम दरास के अंदर उनको अंतिम संस्कार किया जी और एक मुस्लिम था उनकी डेड बॉडी बिल्कुल एकदम से नाकारा हो चुकी थी, जी इसलिए उनको वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहीं जनाजे की नमाज पढ़ा गया। और जी जैसे हमने वो जनाजे की नमाज पढ़ा के चले इतने में वहां से ऊपर से बमबारी शुरू हो गई थी। जी तो ये बहुत खतरनाक था कि उसके टाइम में हम उसको सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी जी जो भी था हम अपने उस काम को अंजाम देने में बराबर। ये बमबारी जो हो रही थी, ये समय क्या रहा होगा, दिन का या फिर रात का? ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करीब 9 बजे का ये वाकया है, जिस वक्त में ये दराज के अंदर जो फायरिंग हुआ जी ये हुआ, ये जो 7 मई को हुआ, ये जी 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 7 मई को ये जो वाकया हुआ वहां पर जी द्रास के अंदर हुआ है। जी जी अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के लगभग, 8 और 9 के बीच जी के दौरान की ये बात है ये। कितनी विषम स्थितियां हैं कि इतनी ऊंची चोटी पर जब आप वो लोग, एक तरफ बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ नीचे गहरी खाई होगी। हम तो कभी गए नहीं। जी आज आपकी जुबान से ही हम उस कारगिल को देखना चाहेंगे। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब उस तरह से बमबारी होती है तो आप लोग अपने बचाव के लिए फिर कैसे वहां पर अपने कहाँ? नहीं, हमने वो क्या अपने ट्रंच बना रखे थे वहां पर अंडरग्राउंड में। जी तो ऊपर से 2 3 3 4 4 फीट मिट्टी चढ़ा के रखा था, नीचे ट्रंच खोदा हुआ, मोर्चा खोदा हुआ था। जी उसके अंदर हम अपनी पूरी रातें बिताते थे। जी और वहाँ खाने पीने का भी काफी समस्याएं थी, क्योंकि खाना कहीं एक बनता नहीं था। वो जी रात 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 में छुप करके लेकर के आना पड़ा। जी वो जो जहाँ से फायरिंग आ रहा था वो जो टाइगर हिल है जी उसकी जो हाइट है 0.4875 था उसका। ओहो, अच्छा। 0.4875 उसकी हाइट थी। जी वहां से वो फायरिंग हमारे ऊपर आ रहा था, वहां से तो जी लोलिंग जो तो भी हम तो ये भी जानने में बड़ा उत्सुक हो रहे हैं आपसे, इकरार नबी जी, जब बात कर रहे हैं कि जब आप पर 95 में जब हमला हुआ, आपके पैर और हाथ में 8 गोलियां लगी, तो आप फिर इतनी ऊपर चोटी पर थे और मौसम और सारा विपरीत और विषम स्थितियां, तो उस वक्त फिर क्या वो कहीं दर्द फील हो रहा था, या जब वतन के लिए मिटना है तो फिर वो दर्द दिख ही नहीं रहा था, महसूस ही नहीं हो रहा था? जी उस वक्त में तो बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा था। मैं ये आपको साक्षी के तौर पे कह रहा हूँ, मेरे 2 फीट के ऊपर फासले पे बम गिरा करके। जी वो तो मेरी जान, फिर से वही अल्लाह मालिक ने जो मुझे बचाया। बिल्कुल जी 2 फीट के फासले पे मेरे बम गिरा जी और वो बम उठ के फटा, मैं नीचे नीचे बैठ गया। तो वो जी वहां से बचा, लेकिन वो दर्द है वो उसमें महसूस नहीं कर पाया। हालांकि आज भी मुझे वो हाथ और पाँव में दर्द रहता है, मैं जी परेशान रहता हूँ दर्द से, लेकिन मैं उसको अब परवाह नहीं करता। लेकिन उस वक्त लड़ाई के दौरान में तो मैं बिल्कुल ही परवाह नहीं किया।
जी, जी, जिस हालत में था मैं उसको पूरा अंजाम, और वो अपनी जितनी डेड बॉडियां वहां से ऊपर से आती थी टाइगर जी, हिल से, तो जी, लोडिंग से, तो जी, उनको सबको जो जख्मी आते थे उनको मैं साथमा देता था, और हमारी डेड बॉडी आती थी उनको मैं खुद कंधा देता था, जी, कंधा दे करके मैं उनको एम्बुलेंस के अंदर मैं उनको बैक साइड में भेजते थे जी, उनको। जी। तो ये कितना मार्मिक दृश्य होगा कि सामने दुश्मन को भी ढेर करना है और फिर जो अपने शहीद हो रहे हैं उनको भी लाना है। तो ये बड़ा उस वक्त मनस्थिति क्या रहती होगी इकरा जी देवी जी? पस मंजर ये इतना भारी था, इतना खतरनाक था कि जी, जान भी नहीं निकल रही थी और कुछ बच भी नहीं रहा था। अपने आदमी, अपने भाइयों को और जी, देख देख करके बहुत रोना आता था, लेकिन उस वक्त में वतन के लिए मर मिटने के लिए जो जो हमारा जो ध्येय था, जी, उसको हम उसको यानी कि नाकरा ना करके, नहीं उसको हौसला अफजाई के लिए अपने आप को रखा करके कि नहीं, हम तो इसलिए गए, लेकिन हमारा भाई हमारे से जा रहा है, वो किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पाँव उड़ गया, वो जी, बहुत कर रहा था, उनको साथ ना देते थे कि, जी, लेकिन वो बहुत भयानक मंजर था कि जी, जिस टाइम बोफोर्स जो वहां पर फायरिंग करती थी तो पूरी जमीन हिलती थी, जी, जैसे झूला झूलता है इस तरीके से पूरी वो हमारा बैंकर के अंदर जो है ना मिट्टी गिरती थी। तो जी, वो मंजर अगर आपको याद आता है तो फिर आपको नींद भी नहीं आती हमारे को, ऐसे ऐसा जी, रहता है उसमें। जी। फिर आप जिस तरह से चोटी पर ऊपर चढ़ते गए, दुश्मन के हर नापाक इरादे को तोड़ते गए, उनको ढेर करते गए, तो वो सारा थोड़ा-सा और बताइए ना? कि 25 जुलाई को लास्ट जो फायरिंग हुआ था, लास्ट अटैक हुआ था, जी, उसके बाद में 26 जुलाई को, जब आज हम 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं, जी, तो उस 25 तारीख को लास्ट फाइनल हुआ था। उसके बाद 25 को रात को फिर ये ऐलान हो गया कि सीज फायर का हो गया। जी, तो उस वक्त में 26, फिर मैं 27 और 28 3 दिन वहाँ टाइगर हिल 22 फुट में अपने गया हूँ मैं। जी, हालांकि मेरे पास में आदमी मुझे दिया अपने कमांडर साहब ने। मैं जी, इसी दौरान में जो लड़ाई चल रहा था, इसी दौरान में पाकिस्तान से कहा गया, हमारे अपनी तरफ से, जी, अपने मुल्क से कहा गया आपके आर्मी है, तो पाकिस्तान ने ये कहा कि हमारी आर्मी नहीं है। जी, तो हमने कहा कि हाँ आपकी आर्मी है। तो जी। हमारे जवान उनको कुछ दस्तावेज मतलब जो दुश्मन आपने उनको, ढेर किए थे, उनकी डेड बॉडी वहाँ रखी थी, तो आपने पाकिस्तान आर्मी को कहा कि भई ये आपके आदमी हैं, है ना? हाँ जी जी, मैंने उस जी, वक्त में उनके जो शनाख्ती कार्ड देखे, उनकी डिस्क जो हाथ में बंधा होता है, जी, वो सब देखे, तो उनकी 12 एनएलआई जो यूनिट थी आर्मी, जी, 12 एनएलआई आर्मी यूनिट उनकी थी, वहाँ डिप्लॉय थी वहाँ पर वो। जी। तो वो हमने कहा, मैंने खुद ने उस चीज़ को मैंने अपने कमांडर को, ब्रिगेडियर साहब को, चीफ आर्मी स्टाफ को, सबको बताया कि साहब ये उनकी ये आर्मी है उनकी यहाँ पर। ये तो वो उन्होंने, पाकिस्तान के लोग हैं। ये पाकिस्तान के लोग हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम हमारे आदमी नहीं है। जी। फिर वो जब मना कर दिया तो फिर हमने ये अपने वतन के मतलब ये अंदर पाकिस्तान इतना नापाक है कि जो उनके लिए लड़ रहा है, उनकी डेड बॉडी को भी पहचानने से और लेने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया। वो उन्होंने बोला कि नहीं ये आतंकवादी हैं, हमारे आदमी, हमारी फौज नहीं है। तो देखिए, हमने अपने उनको ही जवानों को अगर ऐसी स्थिति आए, ये एक हमारा हिंदुस्तान है, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा जब कोई शहीद होता है सरहद पर, हम तिरंगे से लिपट कर जब घर आता है, तो सिर्फ गली और गांव नहीं, दूर-दूर से लोग उनकी अंतिम यात्रा में साथ होते हैं उस तिरंगे के सम्मान में। और एक तरफ वो पाकिस्तान है, जो अपने ही जवानों को बाद में जब इस तरह से वो मरते हैं, तो उनको ये कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं। है ना, नबी साहब? जी जी, इसी तरीके से हमारी उन्होंने, हमारी डेड बॉडियां थी, उनको उन्होंने अंगहीन करके सुपुर्द किया हमको। जिस किसी का नाक काटा, किसी का पाँव कटा, किसी का हाथ कटा, हमको दिए, जब उन्होंने इस तरीके से उनको अंगहीन करके दिया। फिर हमारे कमांडर साहब ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब क्या करना चाहिए। मैंने कहा साहब जिस तरीके से ये मरा हुआ तो मिट्टी है, इसको इससे हमें क्या लेना देना है। जी, हमारा अपना वतन है, हमको जो भी उनकी आर्मी है वो मरा हुआ, एक उस पर एक पत्थर मारे, 100 मारे, या जी, एक कसी मिट्टी डाले, छोड़ डाले, तो जी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो जिस किसी का भी है, ये आर्मी है, तो हमारा फर्ज, हमारा दायित्व, तो हमारा ये जी। किरदार बनता है कि देखिए, जिस मुल्क का भी है। ये हिंदुस्तान का संस्कार है कि हमारे सपूतों को उन्होंने इस कदर उनकी डेड बॉडी हमें दी कि जिसका ज़िक्र करें तो हमें शर्म आती है पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हुए कि उसके नाम के आगे पाक क्यों लगता है, इतना नापाक है। और एक तरफ हम लोग हैं, आप जैसे लोग जो वहाँ पर तैनात थे कि नहीं चाहे मरा है तो उसके लिए कुछ सूचना दी जाए और वो कहते हैं कि नहीं ये तो आतंकवादी है, हमारी फ़ोर्स ही नहीं है।
फिर एक वीडियो भी आपने मुझे बताया था कि किस तरह से आपने उन पाकिस्तानी लोगों को भी एक पूरे विधि विधान से उनको जो सुपुर्द खाक करने का जो होता है वो आपने किया, वो जरा बताइए किस्सा। वो जो पाकिस्तान वाले ने मना कर दिया था, फिर हमने उनकी डेड बॉडी, मैं 2 दिन वहां रहा हूँ, जी 27 और 28 जुलाई को जी वहां पर 5 आदमी थे। उनकी पहले दिन जो नाले से उनको उठा कर लाए, उनकी जनाजे की नमाज को मैंने पढ़ाया। जी फिर दूसरे दिन हमें 6 आदमी का डेड बॉडी की जो जी 30 जुलाई को ही किया। जी 5 डेड बॉडी को 29 जुलाई को किया था, और 6 डेड बॉडी को 30 जुलाई को वहां पर जो पहाड़ी पे उनका जी मैंने जो किया, वहां जनाजे की नमाज सुपुर्द खाक किया उनको। जी जी। तो उन्होंने इस तरीके से बिल्कुल मना कर दिया था, तो हमने उनको अपना अपना खिलाफ, आप आपकी अपना आवाज आपकी फर्ज, आवाज आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा वापस सुनाइए आवाज। हाँ हम अपना ये चाह रहे हैं कि चाहते थे कि हम अपने जो मरे हुए जो भी किसी भी मुल्क का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। डेड बॉडी है तो डेड बॉडी है, तो जी उसको उसी के मुताबिक, जिस जी मजहब से वो ताल्लुक रखता है, उसको उसी के मजहब के मुताबिक ही उसको अंतिम संस्कार या उसके सुपुर्द खाक किया जाए। जी। तो इसलिए वो सब मुस्लिम थे वहां पर, तो उन हम्म। सबको उसी के एतबार से उनको जो है हमने जनाजे की नमाज पढ़ाया और सुपुर्द ये खाक किया कितनी उनको। ऊपर हाइट थी जब आप ये सब कुछ ये कर रहे थे? ये जिस जगह में वहां उस टाइम में खड़ा था, टाइगर हिल, उसकी जो हाइट थी 0.4875। ओहो, अच्छा। और फिर ये जब अपन कारगिल का युद्ध जीते और हम विजय होकर नीचे आए, तो वो किस तरह का जश्न था आपके कैंप में, वो बताइए जरा। उस वक्त में हमारे उस चीज को बयां करते भी कुछ दिल उजल जाता है कि हमारे लगभग मेरी यूनिट के 30 शहीद हुए थे उस टाइम में। जी 90 आदमी मेरे, जो मेरी अपनी यूनिट के 90 आदमी जो जख्मी हुए थे, 30 मेरे आदमी शहीद हुए थे उस टाइम में, जी मेरी अपनी यूनिट के। बाकी और तो अलग है, जी बाकी मेरी अपनी यूनिट का इतना ये आंकड़ा मेरे सामने है इस तरीके से। जी तो ये मैंने अपने पस मंजर देखा, और जब हम ये दिन को मना रहे थे, तो हम उस चीज को बयां करने भी हमको कुछ रोना आ रहा कि अब किस तरीके से इसको हम उसको बयान कर सकते हैं हम जी जी कि। जी। तो वो एक तरफ विजय होकर नीचे उतरे थे हिल से, दूसरी तरफ अपने ही साथियों को डेड बॉडी हमारे सामने जब पड़ी है। सामने थी, तो मैं समझ सकता हूँ एक बड़ा अजब सा मंजर रहा होगा। जी लेकिन अजहर। ये पूरा हिंदुस्तान जो है वो कारगिल के युद्ध पर, विजय पर, आप तमाम उस वक्त जो वहां पर रहे उनको सैल्यूट करते हैं। इकरार नबी साहब, शुक्रिया, आपने बड़ी मेहरबानी जिस साहब। तरह से इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने शरीर पर आपने गोलियां खाई हैं और आपने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। मैं अपनी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और हमारे लाखों श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन सबकी ओर से मैं आपको सैल्यूट करता हूं। माँ भारती मैं के आपको लिए आप लोगों ने जो किया उसका तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूं। लेकिन जब भी मुझे आपकी चौखट में, कई शहीदों के घर में गया, उनकी चौखट को मुझे चूमने का मौका मिला है अपनी पत्रकारिता के दौरान, आपके घर भी आया हूं, मुझे याद है मैं आपसे मिला हूं। बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगा मेरे लिए अपनी पत्रकारिता का एक यादगार मंजर है। मैं अपने तमाम श्रोताओं की ओर से आपको सैल्यूट करता हूँ। जी बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मैं खुश नसीबी कहता हूँ कि हमारे जो इस पस मंजर को आपके माध्यम से, आपके चैनल से, जी और तमाम जी। जो देखने वाले हैं, आपके जो जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं इस मैं वक्त आप। उनको मैं शुक्रगुजार हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जी कम से कम लोगों को ये बताएं कि जी हमारा ये वहाँ उस वक्त चश्मे जी दीद हमारा जो हाल। जी जी। मैं ये सारा, यही तमाम जो कारगिल का जो वाकया हुआ और जो आपके साथ हुआ 95 में, फिर 99 में, 95 में इतना चोटिल होने के बाद में भी आप 99 हाईएस्ट चोटी पर आप वहां पर गए, आपने ये सारा मंजर देखा, आपने जो वतन के लिए किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इकरार नबी जी, हमारे तमाम जी श्रोता आपको सुन रहे हैं जी और जी। मैं हमारे इसमें देश एक की। बात और, जी बताएं। जी मैं एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपकी जो अपने सुनने वाले हैं उनको सबको जी ये कहूँगा, मैं जी ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अपने वतन के लिए जी नाम, नमक और निशान, जी आन बान और शान, जी ये हमने ये अपना जो है, हमने अपने यानी अपने वतन के लिए हमने ये किया है। हम जी अपनी जान की परवाह ना करते हुए जी अपने वतन के लिए जो कुछ भी किया हमने, अपने वतन, ये हमारा वतन, हमारे
सर्वोपरि है। हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। हम तमाम श्रोताओं की ओर से आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आपकी पूरी उस टीम को हम सैल्यूट करते हैं और हमारे वतन के लिए जो शहीद हुए हैं, उन तमाम शहीदों के लिए हम ईश्वर से उनके परिवार के लिए एक मंगल कामना करते हैं। और हमारे देश के सरहदों के निगहबान आप जो भी हैं, तमाम जो इस वक्त भी अलग-अलग सीमाओं पर डटे हैं, सीमाओं के अंदर जो डटे हैं और दिन रात इन विषम परिस्थितियों में, चाहे वो फिर पहाड़ी हो, चाहे जंगल हो, चाहे वहाँ पर रेगिस्तान हो, आप जिस तरह से इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये देश सच कहें तो इसलिए सुरक्षित है कि हमारी सरहदों के निगहबान आप जैसे लोग, राजनबी जी, आप जैसे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए। शु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेहरबानी, थैंक यू सर। शुक्रिया।